हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज की अपनी कक्षा के अंदर। तो सर जिनको नहीं पता, अपना चल रहा है एसपीओएम लो का बिल्कुल फ्री वाला बिल्कुल फ्री वाला बैच। हाँ जी सर, बिल्कुल फ्री वाला बैच जो आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ जी सर, तो चलिए सर, आज अपन उसके पहुंच गए चैप्टर नंबर 9 में। देखिए एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, इसके पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, आप उसमें देख सकते हो। तो सर ये वाला चैप्टर ठीक ठाक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना वेटेज नहीं, पर छोटा चैप्टर है, इतना अच्छा हो जाएगा अपना कि मतलब ये उस हिसाब से कि जितने भी मार्क्स आएंगे पूरे कवर हो जाएंगे इसके अंदर, मतलब इजी है ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। और सर चलो शुरू करते हैं अपन उसके पहले। पर एक चीज मैं पहले बता दूं, जो मेरे से ऑडिट पढ़े उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, अपन उस हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑडिट में अपन क्या करते हैं सर, ऑडिट के अंदर बार बार समझते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार उसको रिवाइज भी करते हैं, बार बार समझना, बार बार रटना, बार बार रिवाइज करना, हर एक वर्ड का पोस्टमार्टम करना जब तक दिमाग में ना बैठ जाए। पर यार इस पोम के अंदर मैंने तुमको समझाया था, इस पोम में क्या समझाया था मैंने, इस पोम में समझाया था सर, इस पोम जो है ना ऑलरेडी ओनली 50 मार्क्स का तुमको चाहिए पास होने के लिए, केवल एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, इसका सीए फाइनल रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जो तुम्हारा रिजल्ट है। तो ज्यादा मातापच्ची नहीं करने का, ज्यादा मातापच्ची इधर नहीं करने का, चुपचाप पास और खत्म करो। तो इतना लोड नहीं लेना हर एक चीज में, पोस्टमार्टम में घुसना, सबको जाना। अरे भाई तुमको 80 मार्क्स भी लिया हो, 70 मार्क्स भी लिया हो, 60 मार्क्स भी लिया हो, काफी है, क्या करना है। और बाकी साथ में रही आईबीएस की बात, आईबीएस के अंदर भी आता है पेपर नंबर 6 में, तो उस हिसाब से भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर हाँ, तो मेरा टारगेट है 30 to 40 आवर्स में कोर्स कंप्लीट हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात अलग है, बाकी मेरा टारगेट है। और यही क्योंकि अपन ऑडिट के अंदर भाई लेते 100-120 घंटे लेते, इसलिए बार बार समझना, बार बार रटना, बार बार रिवाइज करना हो सकता है। तो ओवरऑल दोनों को पढ़ाने की मेरी अप्रोच बिल्कुल अलग है, ऑडिट बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाता हूँ, ये बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑडिट का मार्क्स सीए फाइनल रिजल्ट में दिखता है, रैंक दिलाएगा, एग्जामिशन दिलाएगा, ये सब। तो ये चीज दिमाग में गांठ बांध लेना। अब आ जाओ सर, सर ये चैप्टर क्या चीज है। अरे सर बहुत सिंपल चीज है, ये चैप्टर बोलता है जब भी कोई गलती हो जाती है, जब भी कोई गलती कर दी, कोई ऑफेंस हो गया, तो ऑफेंस हो गया तो आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा, ऑफेंस हो गया तो आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो भाई ये यही बोलता है कि जितनी भी कंपनीज है ना, उन कंपनीज के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया, उन कंपनीज के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया, उसको अपन जो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनसीएलटी, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं टी से ट्रिब्यूनल, जिसको प्यार से बोलते हैं अपन ट्रिब्यूनल। कि ये कोर्ट हो गया कि कंपनी के रिलेटेड कोई भी मैटर है, कंपनी के रिलेटेड कोई भी मैटर है, किसी ने कोई ऑफेंस हो गया या कुछ भी इश्यू चल रहा है, तो ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाओ, ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाओ। फिर ट्रिब्यूनल से भी अगर इश्यू है कि नहीं भाई ट्रिब्यूनल ने कोई गंदा ऑर्डर पास कर दिया, ट्रिब्यूनल ने कोई गंदा ऑर्डर पास कर दिया, तो ट्रिब्यूनल के पप्पा होते हैं एनसीएलएटी। एनसीएलटी के पापा कौन है, एनसीएलएटी, दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी, टी से ट्रिब्यूनल, टी से ट्रिब्यूनल, फिर एनसीएलएटी, एनसीएलएटी, एटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल, एटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक होता है ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल के मम्मी पापा होते हैं कि ट्रिब्यूनल ने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया, उसकी शिकायत करने जाना है कि देखो देखो ट्रिब्यूनल ने गलत ऑर्डर पास कर दिया, आप सही करो। तो अपन अपील किसको करते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसने भी कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया तो अपन जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। तो भाई पहले एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बीच में नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट बीच में नहीं आता, ठीक है सर। तो ये आपकी साइकिल रहती है, इन जनरल ये है कि कोर्ट का चलता है। तो एक बार पहले मैं ये बता देता हूं तुम लोगों को, चलो। और ये नोट्स वगैरह तुमको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप वगैरह पे, और मैं बाकी अभी डिटेल में आगे बता दूंगा, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे तुमको, फ्री में मिलेंगे नोट्स वगैरह, ठीक है ना। चलो समरी ऑफ अपील्स, समरी ऑफ अपील्स, ये पहले समरी पढ़ा दूं फिर भी डिटेल में बता दूं। सबसे पहले एनसीएलटी ने कोई भी ऑर्डर पास करा, नेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब कंपनीज के लिए एक कोर्ट है, कंपनीज के लिए कोई कोर्ट बनाया है, तो उस कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास करा तो अपन उसकी शिकायत कर सकते हैं, फर्दर अपील कर सकते हैं एनसीएलटी में। पर वो अपील कितने दिन में कर सकते हैं सर, मैक्सिमम आप 45 डेज में अपील कर सकते हो, मैक्सिमम 45 डेज में अपील कर सकते हो कि एनसीएलटी का ऑर्डर जैसे आपको मिला, जैसे ही आपको मिला उसके 45 डेज में आप एनसीएलटी पे अपील कर दो। पर अगर एनसीएलटी को लगा कि नहीं कोई वैलिड रीजन था कि तुम्हारे डिले हो गए, तुम डिले हो गए, तुमको कंप्लेन तो करनी थी एनसीएलटी को, एनसीएलटी को कंप्लेन तो करनी थी, पर तुम गलती से डिले हो गए कि मतलब नहीं सर कोई गलत पे इमरजेंसी आ गई, कुछ भी इशू हो गया, तो वो एनसीएलटी क्या करेगी, 45 डेज और ग्रांट कर देगी तुम्हें। एनसीएलटी क्या करेगी, 45 डेज और ग्रांट कर देगी, कोई बात नहीं, अगर तू 45 डेज में कंप्लेन नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 45 डेज में वापस कर देना। तो मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा, 45 प्लस
45। पर ये एक्स्ट्रा 45 कब मिलेगा? जब आपके पास सफिशिएंट कोज हो, सफिशिएंट कोज हो, सफिशिएंट रीजन हो। ऐसा नहीं कि अय्याशा कर रहे थे इसलिए हमने वापस फर्दर अपील नहीं करी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करें। फिर एनसीएलटी के पास टाइमलाइन होगी कि वो जो भी केस आया, उसके पास जो भी अपील आई, वो उसको 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी है। 3 मंथ के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी एनसीएलटी की जिम्मेदारी होगी। पर सीधी बात है, अगर एनसीएलटी भी 3 महीने में नहीं सुधार पाई, मतलब 3 महीने में उस केस को नहीं डिस्पोज ऑफ कर पाई, तो एनसीएलटी के पास भी वापस से 90 डेज और मिल जाएंगे कि चलो 3 मंथ प्लस 90 डेज, यहां पर 3 महीना था, यहां पर 90 डेज कर दिया, बिना फालतू बच्चों को कंफ्यूज करा। तो 3 मंथ प्लस 90 डेज के अंदर आपको केस रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। फिर एनसीएलटी के, अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो, अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो, एनसीएलटी के ऑर्डर से, तो आप फर्दर अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। आप फर्दर अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। कितने दिन के अंदर करोगे? जैसे एनसीएलटी का ऑर्डर आपको मिला, जैसे एनसीएलटी का ऑर्डर आपको मिला। एक होता है एनसीएलटी ने जब ऑर्डर पास करा, नहीं वो नहीं देखना जब भी उसने ऑर्डर पास करा, आपको वो ऑर्डर कब मिला, आपको वो ऑर्डर कब मिला। जैसे ही वो आपको ऑर्डर मिला, उसके 60 डेज में आप सुप्रीम कोर्ट को आप अपील कर सकते हो अगर आपको करनी हो तो। और वही सफिशिएंट कोज से डिले हो गया किसी वजह से तो प्लस 60 डेज और हो जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसको केस कब डिस्पोज ऑफ करना है, उसकी मर्जी होगी जब करेगा। डिस्पोज ऑफ करने की 3 मंथ प्लस 90 डेज केवल एनसीएलटी की है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास करा, आप 45 प्लस 45 दिन, 45 डेज प्लस 45 डेज के अंदर एनसीएलटी पे अपील कर सकते हो। एनसीएलटी डिस्पोज ऑफ करेगा 3 मंथ प्लस 90 डेज के अंदर। पर अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो 60 डेज प्लस 60 डेज में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी डिस्पोज ऑफ का टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको हर कोई से मैटर नहीं चैलेंज कर सकते, आप केवल जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब मैं इतना नहीं घुसूंगा, कोई सेंस नहीं है तुम्हारा, वही बोल रहा हूँ, स्पोम मॉड्यूल है, इतना मत घुसो। पर कुल मिला के जो क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मैटर है कि कहीं पे एनसीएलटी ने ऐसा कोई जजमेंट पास कर दिया, एनसीएलटी ने कोई ऐसा जजमेंट पास कर दिया जो लॉ ही गलत है, मतलब लॉ को ही उसने गलत इंटरप्रेट कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो उसी केस में अपन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मैट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं जा सकते, केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब ये देखो, अब एक बार डिटेल में पढ़ लो, दो चार पॉइंट नहीं आ जाएंगे, ये फालतू पॉइंट काट दो। डेफिनेशन क्या होती है, मतलब एनसीएलटी के अंदर एनसीएलटी और एनसीएलटी ट्रिब्यूनल होते हैं, एक तरह के ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं। तो कोर्ट में कौन कौन से मेंबर होते हैं? चेयरपर्सन होता है, मेंबर होता है, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर होते हैं, ठीक है। इग्नोर करो, कोई सेंस नहीं। अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जब भी कोई ऑर्डर पास करेगा, सबसे पहले एनसीएलटी जो फर्स्ट स्टेज है अपना, ये फर्स्ट स्टेज, तो एनसीएलटी जब भी कोई ऑर्डर पास करेगा ना, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा पार्टीज को। सीधी बात है कि एनसीएलटी कभी भी खुद से कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, दोनों को बुलाएगा, दो पार्टीज है, दोनों को बुलाएगा, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। तुम अपना अपना केस सुनाओ, अपनी अपनी आप बीती, अपनी अपनी कहानियां सुनाओ, पहले उनको अपॉर्चुनिटी देगा बोलने की, उसके बाद ही वो ऑर्डर पास करेगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी एनसीएलटी को पता पड़ा कि उसका ऑर्डर गलत है, कौन सा गलत है? द मिस्टेक, उसके ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक है, उसके ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक है जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, कोई भी मिस्टेक है, उसको पता पड़ा कि उसके ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक है जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, कि मतलब साफ दिख रहा है कि यार उसने गलती ना आंखों देखी लग रही है। अपेरेंट मतलब क्या होता है कि ऑर्डर देखते ही पता पड़ जाएगा, अरे ये ऑर्डर गलत है, ऑर्डर देखते ही पता पड़ गया ऑर्डर गलत है। कैसे? जैसे उसको कहीं पे लिखना था कि इस जने को ना 10 साल की जेल लगेगी, उसने गलती से लिख दिया नहीं इसको 100 साल की जेल लगेगी, 10 की जगह 100 साल की जेल लगेगी। उसको लिखना था 5 लाख की पेनल्टी लगेगी, उसने गलती से लिख दिया 5,000 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। साफ दिख रहा है उसने गलती से टाइपिंग मिस्टेक या ऐसा कोई अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड गलती कर दी। तो केवल वो ही वाली गलतियां सही कर सकता है वो जो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो, जो साफ दिख रही हो, जो साफ दिख रही है। अब वो गलती या तो सामने वाली पार्टी ने खुद ने बता दी, जो पार्टी है ना उसने खुद ने बता दी सर आपने गलत लिख दिया, सर आपने ऑर्डर पास करते हुए गलत लिख दिया, या फिर उसको सू मोटो पता पड़ गया, मतलब उसको खुद से पता पड़ गया अरे अरे मैंने ऑर्डर पास करते हुए गलती कर दी थी, ऑर्डर पास करते हुए मैंने गलती कर दी थी। तो दोनों केस में आप उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हो विथ इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, कि जैसे ही आपने ऑर्डर पास करा, मतलब एनसीएलटी ने जैसे ही ऑर्डर पास करा उसके 2 साल के अंदर आप उस गलती को, मतलब वो एनसीएलटी उस गलती को सही कर सकता है, एनसीएलटी उस गलती को सही कर सकता है। पर कब वो गलती सही नहीं होगी, कब वो गलती सही नहीं कर सकता? अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास करा था, जिसमें कोई मिस्टेक थी, जिसमें ऑलरेडी कोई मिस्टेक थी, पर सामने वाली पार्टी पता है क्या करा? सामने वाली पार्टी ने डायरेक्ट वो एनसीएलएटी में वो
चैलेंज कर दिया, एनसीएलटी में वो चैलेंज कर दिया, मतलब अपील फाइल कर दी, फर्दर अपील फाइल कर दी, फर्दर अपील। तो माना एनसीएलटी के ऑर्डर में कोई गलती थी, माना एनसीएलटी के ऑर्डर में कोई गलती थी, पर अगर किसी ने अपील फाइल कर दी ना, किसी ने अपील फाइल कर दी एनसीएलटी को, किसी ने अपील फाइल कर दी एनसीएलटी को, तो भाई फिर एनसीएलटी कभी भी अपना ऑर्डर रिवाइज नहीं करेगी। अगर वो मैटर अपील में चल रहा है तो एनसीएलटी कभी भी अपना ऑर्डर रिवाइज नहीं करेगी, ठीक है। और फिर जैसे फाइनल ऑर्डर जो आया वो दोनों पार्टीज को भेज देगी, जितनी भी पार्टीज कंसर्न है उन सबको भेज देगी। सिंपल है सर, सिंपल है ना। क्या बोला मैंने, एनसीएलटी सबसे पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले। कोई भी गलत ऑर्डर पास कर दिया, कोई भी अगर एनसीएलटी ने गलत ऑर्डर पास कर दिया जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, विद इन 2 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, 2 साल के अंदर अंदर एनसीएलटी उस ऑर्डर को सही कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है ना। पर वो गलती कौन रियलाइज कराएगा, या तो गलती उसको सुमोटो खुद को पता पड़ गई, या तो गलती उसको सुमोटो पहले खुद को पता पड़ गई, या फिर किसी पार्टी ने नोटिस कराई, किसी पार्टी ने नोटिस कराई कि सर आपने गलत लिख दिया था यहाँ पर उस केस के अंदर, ठीक है। पर अगर अपील ऑलरेडी फाइल हुई है तो उसको आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो अपील फाइल करी थी एनसीएलटी के ऑर्डर के अंदर, बाद में पता पड़ा कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो भाई अगर आपने अपील फाइल कर दी तो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो किसके पास जाओगे, अब आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलएटी, एनसीएलएटी के पास जाओगे। जो भी पर्सन एग्री है एनसीएलटी के ऑर्डर से एनसीएलएटी के पास जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, हर बार ऐसा होता है कि एनसीएलटी जब भी कोई ऑर्डर पास करती है ना, तो वो दोनों पार्टी से पूछती है, दोनों पार्टी से पूछती है कि देखो भाई मैं ये ऑर्डर पास करने जा रही हूं, वो दोनों पार्टी से पूछेगी मैं ये ऑर्डर पास करने जा रहा हूं। अगर दोनों ने उसको कंसेंट दे दी, अगर दोनों ने कंसेंट दे दी कि हाँ हम एग्री करते हैं आपके इस ऑर्डर से, हम एग्री करते हैं आपके इस ऑर्डर से, दोनों ने कंसेंट दे दी, तो फिर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। अरे भाई कौन सी अपील करोगे फिर, जब तुम दोनों से पूछ के ही तो ऑर्डर पास करा था, तुम दोनों से पूछ के ही तो ऑर्डर पास करा था, उसके बाद तुम कैसे अपील फाइल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो वो ये सर, नो अपील इफ ऑर्डर वाज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, उस केस के अंदर कोई भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तुमको लग रहा होगा शायद मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, शायद लग रहा हो तुमको, आधे बच्चे जो समझदार उनको नहीं लग रहा होगा, मतलब कोप अप करना सीखना पड़ेगा स्पीड के साथ थोड़ा। भाई सीए फाइनल में आ गया और मैं बोल रहा हूँ ये स्पॉम मॉड्यूल है, इसमें मुझे 40 आवर्स का 30 to 40 आवर्स का टारगेट है मेरे पास कंप्लीट कराने का, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं तो लंबा खींच दूंगा 100-150 घंटों का, फिर तुम पागल हो जाओगे, सर उसको तो इतना टाइम ही डिवोट नहीं करना था, सिंपल। जब तुम मेरे से ऑडिट पढ़ोगे या सी एंटर में पढ़ चुके हो तो तुमको पता है भाई मैं बाकी बहुत आराम से पढ़ के बार बार समझाता हूँ, बार बार रटाता हूँ, बार बार रिवाइज कराता हूँ। पर वो ऑडिट है जिसका सीए फाइनल मार्क्सशीट में मार्क्स जुड़ेंगे, इधर नहीं जुड़ने, इसलिए बस लॉजिकल वे में चलो इधर, ठीक है। चलो तो एनसीएलटी के पास आप अपील कर सकते हो, पर अगर दोनों की कंसेंट से ऑर्डर पास हुआ तो एनसीएलटी पे अपील नहीं कर सकते। और टाइम लिमिट क्या था सर एनसीएलटी का ऑर्डर पास करने का, सर मैंने बोला था 45 डेज प्लस 45 डेज। जनरली आपको नॉर्मल टाइम है कि 45 डेज जब से आपको ऑर्डर मिल गया, मतलब डेट ऑफ ऑर्डर नहीं बोला मैंने, व्हेन ऑर्डर इज मेड अवेलेबल टू पर्सन एग्रीड, जब उसको ऑर्डर मिल गया था जब से 45 डेज के अंदर कर सकता है। पर गलती से नहीं कर पाया किसी रीजन से जिसका सफिशिएंट कॉज वो बता सकता है, तो एक्स्ट्रा 45 डेज और उसको मिल जाएंगे। 45 डेज प्लस 45 डेज टोटल 90 डेज के अंदर कर सकता है, ठीक है। और एनसीएलटी फिर उस ऑर्डर का क्या कर सकती है, जो भी एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास करा था ना, तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, एनसीएलटी ना उस ऑर्डर को या तो कंफर्म कर सकती है कि नहीं भाई ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, या फिर मॉडिफाई कर सकती है कि नहीं भाई इस ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करो, या फिर सेट असाइड कर सकती है कि नहीं इस ऑर्डर को बिल्कुल ही हटा दो, एनसीएलटी का ऑर्डर बिल्कुल खराब था, मैं नया ऑर्डर दूंगी। और जैसे ही जो ऑर्डर वो पास होगा, जैसे ही ऑर्डर पास होगा, वो ऑर्डर एनसीएलटी जो भेजेगी, किस किस को भेजेगी, एनसीएलटी को भी भेजेगी और पार्टीज को तो भेजना ही भेजना है, पार्टीज को तो भेजना ही भेजना, ठीक है। तो ये देखो कोई भी कंसेंट से पास हुआ था ऑर्डर तो वो वापस से एनसीएलटी के पास नहीं जा सकता, जो भी डेट की बने वो सब इररिलेवेंट है, सब इररिलेवेंट, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। अब ये देखो तुमको ना, ये वैसे तो मैंने सारे एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन से काम के, मतलब जितने भी आईसीएसएम के सब यहाँ पे नीचे समरी करके डाला। अरे भाई बहुत मेहनत लगी है, फिर भी तुम पत्थर दिल लोग लाइक वगैरह भी नहीं करके जाते वीडियो को। भाई लाइक तो कर दिया करो, सामने को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, कितने पत्थर दिल लोगों से फ्री में मिलने के बाद में। और कमेंट सेक्शन में यार इतनी बार बोला प्लीज बता दो तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, कोई बहुत कम बच्चे बताते जो समझदार है, जो वो अच्छे मार्क्स से वही पास होंगे, बस हाँ वही होंगे। अरे भाई मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट जानना होता है, तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है भाई, तुम बता दिया करो सर हम CA XYZ
सब्जेक्ट इस अटेम्प्ट में बनने वाले। बात करता हूँ, मुझे अटेम्प्ट जानना होता है ताकि तुम्हारे लिए और नई नई चीजें ना हो, चाहे तुम पहले बता चुके हो तो भी वापस बताना प्लीज, ठीक है ना वो। और ये नोट्स वगैरह मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे तो मैंने बोला पीडब्ल्यू ऐप पे, या फिर मैं तुमको ये वाले जो नोट्स है पूरे सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे जाना, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें तुमको मिल जाएगा फाइल सेक्शन में जाना। अरे भाई सब नोट्स वहाँ पे, तुम जबरदस्ती बोलते हो सर नहीं है नहीं, अरे मैंने शेयर कर दिए तो वहां पर जाओगे सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मिल जाएगा तुमको। वहाँ पे फाइल सेक्शन भी होता है ना, फाइल सेक्शन में ना सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग टाइम न्यूमेरिकल लिमिट जितनी भी है ना, इस स्पॉम की जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है चैप्टर वाइज, जितने भी एमसीक्यू के क्रक्स है वो सब भी मैंने शेयर कर दिए, तो सब मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। चलो वो तुम ले लेना, अब चलता हूं मैं आगे। हाँ तो अब एनसीएलटी के पास अपन गए, 45 + 45 डेज के अंदर उसको मैटर रिजॉल्व करना होता है, और वो एनसीएलटी कितना जल्दी उस केस को सॉल्व करेगी, ऐसे बोला हुआ कि एज एक्सपीडियस एज पॉसिबल, कि एनसीएलटी को और एनसीएलटी को वो मैटर दोनों को बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, दोनों को बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है। पर फिर भी उसको मैक्सिमम टाइम दे दिया दोनों को कि 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर तो आपको केस निपटाना ही है। पर अगर 3 महीने में नहीं निपटा पाए उस केस को तो रिकॉर्ड कर लेना रीजन राइटिंग में कि आप क्यों 3 महीने में केस रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपको एक्स्ट्रा 90 डेज और दे देंगे, एक्स्ट्रा 90 डेज और दे देंगे। अब ये देखो, ये शेयर होल्डर अप्रोच करा था एनसीएलटी को 15 सितंबर को, ठीक है। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करा 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को। तो यहाँ पे 15 सितंबर को अप्रोच करा था, तो अब उसने एनसीएलटी ने ऑर्डर कब पास करा, 16 मार्च को। तो आप बताओ कि ऑर्डर पास करा एनसीएलटी ने सही है या नहीं है। 15 सितंबर से 16 मार्च कितना होता है वो निकालो, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है 3 मंथ, प्लस अगर रिकॉर्ड रीजन में कर लिया तो 90 डेज, तो इतने दिन में उसको ऑर्डर डिस्पोज ऑफ करना था। तो 15 सितंबर से 3 महीने जोड़ोगे तो कितना होगा, 15 सितंबर से 3 महीने जोड़ोगे तो 14 दिसंबर, ध्यान रखना 15 दिसंबर नहीं होगा, एक महीना जब भी जोड़ते हो मंथ तो एक दिन पहले खत्म होता है वो हमेशा, तो 14 दिसंबर। 14 दिसंबर में अब तुमको क्या जोड़ना है, 90 डेज जोड़ना है। तो 14 दिसंबर में 17 दिन दिसंबर के जुड़ेंगे, वहां पे पहुंच गए तुम 31 दिसंबर पे, फिर 31 दिन जनवरी के बढ़ेंगे, तुम पहुंच गए 31 जनवरी पे, 28 दिन फरवरी पे जुड़ेंगे, 28 पहुंच गए 28 फरवरी पे, 14 दिन 14 मार्च के जुड़ेंगे तो पहुंच गए तुम 14 पे। तो ऐसे निकालना है तुमको कैलकुलेशन, और पहुंच गए 14 मार्च। तो भाई तुमको मैक्स जो वहां पे ऑर्डर पास करना था एनसीएलटी को वो 14 मार्च तक कर देना था, उसने 16 मार्च तक करा, तो वो ऑर्डर ही इनवैलिड है, ठीक। तो एनसीएलटी वापस अप्रोच करेगी सुप्रीम कोर्ट को, एनसीएलटी वापस अप्रोच करेगी सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को एनसीएलटी अप्रोच करेगी तो क्यों करेगी, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में वो ऑर्डर मतलब वो पूछ नहीं सकता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास कब जा सकते हैं, 60 + 60 डेज, 60 + 60 डेज सेम केस के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ये वापस तुम्हारी समरी वापस ये हो गई। एनसीएलटी भी 45 + 40 सॉरी 3 मंथ + 90 डेज के अंदर रिजोल्व करेगी मैटर, ठीक है। सेम ही केस ये वाला भी, एनसीएलटी और एनसीएलटी का दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो मेन प्रोविजन जो भी तुम्हारा फर्स्ट ये वाला पार्ट था ना अपील वाला, ये पूरा हो गया। अब स्पेशल कोर्ट और एडजुडिकेशन में भी एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 पार्ट में जो टुकड़ा हुआ है चैप्टर, पार्ट 1 अपना लगभग कंप्लीट हो गया, अब कुछ काम का नहीं बचा। अब भाई मैं फटाफट 2 मिनट में उड़ाऊंगा, मेन काम का यही था, यही से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, अब ये फालतू है, अब देखो बताता हूं मैं तुमको। प्रोसीजर क्या होता है ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का, भाई जो अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल जो काम करते हैं वो किस काम से काम करेंगे, मतलब किस प्रोसीजर से काम करेंगे, भाई उनपे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं लगता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उनपे नहीं लगता है। हाँ, हालांकि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे। और उनके पास क्या क्या पावर होती है ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं, किसी भी इंसान को मंगा सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं कि भाई तू यहाँ पर आ, कोई सा भी पब्लिक रिकॉर्ड कहीं से भी निकलवा सकते हैं, किसी भी बंदे को बुला के एग्जामिन कर सकते हैं, विटनेस को एफिडेविट पे साइन करा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस कर सकते हैं, और कोई से भी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो कुल मिला के। कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाना, किसी बंदे को बुलाना, कसम खिलाना, ओथ खिलाना, ये सब करवा सकते हैं। और जो ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दे दिया उसको सेम माना जाएगा कि किसी सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको सेम माना जाएगा कि किसी सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको ऐसा ही माना जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल ने दिया वो माना जाएगा सिविल कोर्ट, ऐसा सेम माना जाएगा कि ये ऑर्डर सिविल कोर्ट ने दिया है। तो मतलब ये वाला जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर अपन सिविल कोर्ट को भी भेजेंगे, जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास कराना वो ऑर्डर अपन सिविल कोर्ट को भी भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, ताकि सिविल कोर्ट ये इंश्योर कर पाए कि जिस भी कंपनी पे ये ऑर्डर पास हुआ है या जो भी हुआ है, वो इंसान जैसे कंपनी, वो कंपनी इस ऑर्डर को फुलफिल तो कर रही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि इस ऑर्डर से डेविएट हो रही है, ऑर्डर को मान तो रही है ना,
ऐसा, तो सिविल कोर्ट ही इंश्योर करेगी। तो वो ऑर्डर जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पास करा है वो सिविल कोर्ट को भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से सिविल कोर्ट को भेजेंगे? अगर कंपनी का केस है तो कंपनी जिस सिटी के अंदर रजिस्टर है, जिस सिटी के अंदर रजिस्टर है उस सिटी के रजिस्टर ऑफिस को भेज देंगे। और अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पर्सन जहां पर रहता है उधर भेज देंगे, ठीक है। तो इसको ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल को हमेशा सिविल कोर्ट माना जाता है, हमेशा सिविल कोर्ट माना जाता है। और जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल है वो अपनी कोई भी पावर उनके ऑफिसर, एम्प्लॉय, अदर ऑफिसर को डिलीगेट कर सकते हैं, फालतू बात है। और जो भी बंदे हैं ना, मतलब ये जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ बंदे होंगे ना, अंदर जज वगैरह होंगे, उनको कहते हैं अपन प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। ये लोग होते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में। इन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, इन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फालतू बात है, मैंने जो छोटे छोटे क्रॉस करे इसका मतलब है फालतू, इग्नोर मार दो, इससे क्वेश्चन नहीं आना। तुमको खुद को समझ आ रहा है, जैसे एमसीक्यू नहीं आना, ठीक है। और एक और चीज है, ये फिर भी कभी आ जाए तो कोई भी जो ये इसके बंदे हैं ना, ट्रिब्यूनल के अंदर जो लोग बैठे हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठे हैं या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने कोई भी ऑर्डर पास करा या कोई भी प्रोसीडिंग करी, कोई भी ऑर्डर पास करा, कोई भी प्रोसीडिंग करी, तो भाई उन्होंने अगर वो काम गुड फेथ के अंदर करा है, वो काम गुड फेथ में करा है, तो उन लोगों के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं करा जा सकता। कि ऐसे लेट से बोल दे कि ट्रिब्यूनल के अंदर बैठा है चेयरमैन बैठा है, तो चेयरमैन ने कोई गलती से गलत ऑर्डर पास कर दिया, हालांकि गुड फेथ में करा था, हालांकि गुड फेथ में करा, तो आप चेयरमैन पे केस कर दोगे वापस से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पे या फिर जो जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, प्रेसिडेंट, इन पे आप वापस से केस नहीं कर सकते अगर उसने गुड फेथ में कोई काम करा है, ठीक है। उसके बाद कभी भी आपके पास ऐसा होता है कि कभी भी वाइंड अप हो रहा है, कभी भी कंपनी वाइंड अप हो रही है, जो अपन ने पढ़ लिया वाइंड अप हो रही है या आईबीसी की प्रोसीडिंग हो रही है, तो उस केस में आपको लगा मतलब ट्रिब्यूनल को लगा कि यार ना उस बंदे की प्रॉपर्टी, बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट, इन सबको कस्टडी में लेना है। उनकी प्रॉपर्टी, बुक्स वगैरह कोई चोरी करके ले नहीं जाए, कोई गायब ना कर दे, क्योंकि कंपनी वाइंड अप हो रही है, आईबीसी के अंदर है, बंद हो रही है। तो उन ट्रिब्यूनल को लगा कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी बुक्स है, जो भी अदर चीजें, कंपनी की प्रॉपर्टी, बुक्स, अदर चीजें, उनको कब्जे में लेना है, उनको कस्टडी में लेना है, उनको कस्टडी में लेना है। ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, ट्रिब्यूनल मदद मांग सकता है एक तरह से। किससे? जो मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट होते हैं ना, जो हर एक सिटी के अंदर मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट होते हैं, उनका डिफरेंस मैं भी नहीं समझाऊंगा। मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर होते हैं ना, उनसे मदद मांग सकता है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल मदद मांग सकता है कि जो भी उस सिटी का कलेक्टर या मजिस्ट्रेट है, कि भाई प्लीज वो कंपनी आपके यहाँ पर है, वो कंपनी आपका यहाँ पर है, प्लीज वो वाले डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी लाके जब्त कर लो, कस्टडी कर लो और मुझे दे दो, वो ट्रिब्यूनल उनकी मदद ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के अंदर 2 मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कोई से भी, हर सिटी पर डिपेंड करेगा वहां पे कौन सा होगा, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब इनमें से किसी को भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है एनसीएलटी कि प्लीज वो प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट हमको वहां से उससे छीन कर कस्टडी में लेके हमको दे दो ना, ठीक है ना। तो वो उससे लेगा और एनसीएलटी को दे देगा, ठीक है। तो इनकी मदद तो कुल मिला के ले सकता है, एनसीएलटी इनकी मदद ले सकता है वाइंड अप और आईबीसी के केस के अंदर, ठीक है। चलो, और ये फालतू से होने वाला एक रीड मार लो कि ये मतलब ऐसा है कि जो भी केस एनसीएलटी और एनसीएलटी संभाल रही है ना, कुल मिला के कंपनीज वाले जितने भी केस है एनसीएलटी और एनसीएलटी संभाल रही है, तो उस पर सिविल कोर्ट का कोई भी जुडिक्शन नहीं होगा, मतलब सिविल कोर्ट उन मैटर को नहीं संभालेगी। वो मैटर कौन? सिर्फ एनसीएलटी और एनसीएलटी संभालेंगे, सिविल कोर्ट उन मैटर्स को नहीं संभालेगा। सिविल कोर्ट उन मैटर्स को नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा? सिर्फ एनसीएलटी और एनसीएलटी है ना, वो ही इस मैटर्स को संभाल सकते हैं और सिविल कोर्ट का इस पर कोई भी राइट नहीं। और सर उसके बाद अदर सेक्शन के अंदर वो ये कि कभी भी ऐसा हो गया कि ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे अज्यूम करो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर बंदे चाहिए होते ऑर्डर पास करते वक्त, 4 बंदे चाहिए, 4 पर्सन, पर जब ऑर्डर पास करा था ना उस वक्त इसमें 3 पर्सन ही थे। पर लो बोलता है कि जब भी आप ऑर्डर पास करोगे आपके अंदर 4 पर्सन होने चाहिए, पर नहीं, आपके जो मेंबर है वो तो 3 पर्सन ही थे, तो मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था, उनके अंदर कोई वैकेंसी थी, तो भी ऑर्डर वैलिड ही कहलाएगा, वो इनवैलिड नहीं कहलाएगा। हाँ, तो अब उस केस के अंदर भी ऑर्डर वैलिड ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि आप उस ऑर्डर को इनवैलिड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो वैलिड ही कहलाएगा। और सिंपल ये फालतू पॉइंट है कि वो जो पर्सन को अगर कभी एनसीएलटी ने किसी बंदे को बुलाया तो वो खुद से आ सकता है वहां पे प्रेजेंट होने, या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, जैसे सीए लीगल प्रैक्टिशनर इनको भेज सकता है। बाकी काट दो, ठीक है। पार्ट 2 आया इसका, वो पार्ट 1 भूल जाओ, अपना हो गया अपील वाला, हो गया एनसीएलटी अपील वाला पूरा
हो गया। अब पार्ट 2 आया स्पेशल कोर्ट की कंपनीज के लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया कि जिससे काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपट जाए, जिससे काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपट जाए। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाया? कि भाई स्पीडी ट्रायल हो सके, कि कोई भी प्रोसेस जल्दी जल्दी निपट सके। स्पीडी ट्रायल, किसी को जेल वेल में डालना है, किसी ऑफिसर वगैरह को, डायरेक्टर वगैरह को, तो इधर पहुंच जाओ स्पेशल कोर्ट में, स्पीडी ट्रायल वाला पर्पस हो जाएगी, जिससे जल्दी काम हो जाए वो। ठीक है, वो वाला। तो उसको अपन समझने के पहले स्पेशल कोड बना रखा है एक कंपनी ने, उसको समझने के पहले अपन कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। सर दो तरह के ऑफेंस होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर ऐसे होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल। सर दोनों में फर्क क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे जेल जाना जरूरी नहीं होता, वहां पे मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जेल जाना जरूरी नहीं हो सकता। कि या तो मतलब जैसे कभी भी आ जाए कि आजकल सेक्शन होते हैं कंपनीज एक्ट के, उनके अंदर बताया होता है कि आप पे केवल फाइन लगेगा, कभी भी आपने कोई गलती करी तो आप पे फाइन लगेगा। तो मतलब आप पे केवल फाइन लग रहा है तो जेल जाना जरूरी नहीं है, तो वो कंपाउंडेबल है, वो कंपाउंडेबल। या फिर लिखा हुआ है आप तो आपको इंप्रिजनमेंट होगी या फिर फाइन होगा या फिर बोथ होगा, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप जेल मत जाओ, आप पैसा देके छूट जाओ, आप जेल मत जाओ, आप पैसा देके पहले ही छूट जाओ। तो ये हो गया कंपाउंडेबल की जेल जाना कंपलसरी नहीं है, जेल जाना कंपलसरी नहीं है आपके पास, ये हो गया जेल जाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसको आप बोल दो सीरियस ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल मतलब हो गया सीरियस ऑफेंस, मतलब जेल जाना ही जाना पड़ेगा, या तो इंप्रिजनमेंट ओनली की जेल जाना ही है, या फिर इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, इंप्रिजनमेंट एंड फाइन कि दोनों कंपलसरी है। तो वो हो गया नॉन कंपाउंडेबल, कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वो कंपलसरी है, जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। तो कभी एमसीक्यू में आ जाए क्या होता है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, तो ये होता है कंपाउंडेबल जो है जेल जाना जरूरी नहीं है तो फाइन दे दो, या फिर इंप्रिजनमेंट और फाइन का ऑप्शन है, फाइन देके मतलब छूट सकते हो। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब जेल जाना कंपलसरी एंड लग गया है। ठीक है। उसके बाद होता है सर एक कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल मतलब बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस, बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस, कि पुलिस वाला ना आपको बिना अरेस्ट वारंट के, पुलिस वाला बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकता है कि तूने भाई बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस करा है, भाई तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस करा है, पुलिस वाला आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट, मतलब बहुत सीरियस बात थी, तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा। नॉन कॉग्निजिबल मतलब कम सीरियस वाला, कि एक बार कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने के लिए आया घर पे, उसको लेकर चुपचाप भाग, पहले अरेस्ट वारंट लेके आ, पहले अरेस्ट वारंट लेके आ भाई तू जाके, चलो जा यहाँ से, बिना अरेस्ट वारंट के कोई भी आ गया, ऐसे ऐसे नहीं होगा, अरेस्ट वारंट चाहिए होगा, अरेस्ट वारंट चाहिए होगा। ठीक है ना, वहां पे आपको अरेस्ट वारंट चाहिए होगा। तो कंपनीज एक्ट के जितने भी सेक्शन है, मतलब कंपनीज एक्ट के जितने भी क्राइम है, वो सारे के सारे नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस, या ठीक है ना, कंपनी में तुम इतना क्या कर लोगे, तो सारे नॉन कॉग्निजिबल है, सारे नॉन कॉग्निजिबल है, कहीं पे भी बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं हो सकता, बस एक्सेप्ट एक जो 212 सबसेक्शन 6 पढ़ा था आपने 200 बार सबसेक्शन 6, अरे भाई एसएफआईओ वाला, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, वो आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है एसएफआईओ। तो बस एक ये एसएफआईओ वाला केस है, वो एक अकेला है जो आप अरेस्ट कर सकता है बिना अरेस्ट वारंट के, बाकी कंपनीज एक्ट में सारे नॉन कॉग्निजिबल। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर नॉन कॉग्निजिबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि 6 महीने का जेल एंड फाइन मतलब दोनों के दोनों लग रहे, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, ये नॉन कंपाउंडेबल हुआ, नॉन कंपाउंडेबल, और कंपनीज एक्ट का है तो नॉन कॉग्निजिबल, कंपनीज एक्ट का है तो नॉन कॉग्निजिबल। ठीक है। अब सर स्पेशल कोर्ट बनाता कौन है? स्पेशल कोर्ट में बनाना कि आपको जल्दी जल्दी में, कि बार बार तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनमें जाओगे, अरे भाई बहुत दिक्कत है, अपीलेट ट्रिब्यूनल बार बार बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोर्ट बना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोर्ट बना दिया कंपनीज के लिए, कंपनीज के ऑफेंस के लिए, कि जिससे जल्दी काम हो, स्पेशल ट्रायल हो, जिससे स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। एमसीक्यू आ जाए किसने बनाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो वो चाहे तो जितने स्पेशल कोड बनाने उतने स्पेशल कोड बनाओ, जितने स्पेशल कोड बनाने उतने स्पेशल कोड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब स्पेशल कोर्ट में कौन कौन से बंदे होंगे, तो अगर आप जो स्पेशल कोर्ट है उसमें कोई ऐसा केस चल रहा है, उसमें कोई ऐसा ऑफेंस चल रहा है, ऐसा केस चल रहा है, ऐसा केस चल रहा है, ऐसा ऑफेंस हो रहा है कि वो वाला क्राइम 2 साल के ऊपर जेल जाना पड़ सकता है, उसमें जेल आपको 2 साल के ऊपर जाना पड़ सकता है। कोई भी ऐसा क्राइम चल रहा है जिसमें आपको 2 साल के ऊपर जेल जाना पड़ सकता है, कोई भी ऐसा क्राइम,
तो उस केस के अंदर ही स्पेशल कोर्ट के अंदर कौन कौन बंदा होगा, मतलब जज कौन होगा उस केस के अंदर? एक अकेला जज होगा जो सेशन जज या फिर एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज, या तो अपन सेशन जज रख लो उसको या फिर एडिशनल सेशन जज, इनमें से कोई भी एक सिंगल जज उसके अंदर हो सकता है। पर अगर कोई दूसरा ऑफेंस है, मतलब 2 साल से छोटा वाला ऑफेंस, 2 साल से कम आपको जेल भेजना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट जिसमें 2 साल से कम की होनी है, तो उस केस में कौन सा जज होगा स्पेशल कोर्ट के अंदर? उस केस के अंदर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, फर्स्ट क्लास के मतलब मजिस्ट्रेट हो सकता है, तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का वो हो सकता है उसके अंदर, वो हो सकता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी अपॉइंट कौन करेगा कि भाई 2 साल से छोटा वाला इंप्रिजनमेंट जाना है, तो स्पेशल कोर्ट के अंदर कौन होगा? सर एक सिंगल जज होगा, या तो वो सेशन जज हो सकता है या एडिशनल सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है। पर उसके अलावा कोई दूसरा ऑफेंस है, अगर उसके अलावा कोई दूसरा ऑफेंस है तो उस केस के अंदर या तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वो भी फर्स्ट क्लास का, वो भी फर्स्ट क्लास का। और उनको अपॉइंट कौन करता है? वही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इनको, पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से अपॉइंट नहीं करता इनको, वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, ठीक है ना। बाकी मेन ये है कि अगर 2 साल से कभी ऊपर का ऑफेंस जेल जाने की बात हो रही है तो सिंगल जज होगा, सेशन जज वाला या फिर एडिशनल सेशन जज वाला, और 2 साल से छोटा वाला क्राइम वाला है कुछ ऐसा इंप्रिजनमेंट, तो एक कोई भी मजिस्ट्रेट रख लिया, तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्पेशल कोर्ट में ये लोग बंदे होते हैं। अब स्पेशल कोर्ट के बंदे, अब देखो सबसे पहले स्पेशल कोर्ट है, अगर स्पेशल कोर्ट कौन सा वाला स्पेशल कोर्ट कि कंपनी में कोई भी क्राइम हो गया, अब अपन को कोर्ट के अंदर जाना है, अब अपन को कोर्ट में जाना है, तो उससे स्पेशल कोर्ट में कौन से वाले स्पेशल कोर्ट में जाए? तो भाई जहां पर कंपनी का, जिस सिटी के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी के अंदर है, इससे एमसीक्यू बनते हैं, ध्यान रखना, जिस सिटी के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेट से जयपुर, लेट से जयपुर, तो उस जगह जो स्पेशल कोर्ट है ना, उधर जाना पड़ेगा आपको। अब अगर मान लो उस रजिस्टर्ड ऑफिस में मोर देन वन स्पेशल कोर्ट है, कि एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो क्या करें? एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो भाई आप एक काम करो, हाई कोर्ट को ले जाओ, हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट बताएगा कि जो 3 स्पेशल कोर्ट है, लेट से ए बी सी, जयपुर के अंदर 3 स्पेशल कोर्ट है, जयपुर में 3 स्पेशल कोर्ट, तो हाई कोर्ट बताएगा आपको कौन से वाले स्पेशल कोर्ट के पास जाना है, हाई कोर्ट बताएगा कौन से वाले स्पेशल कोर्ट के पास जाना है। तो बहुत बेसिक चीज है सर, आपको स्पेशल कोर्ट के पास जाना होता है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो कंपनी का, पर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है कंपनी का, वहां पे एक से ज्यादा रजिस्टर्ड, वहां पे एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है, एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है, तो उस केस के अंदर आप हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट बता देगा आपको कि आपको कौन से वाले स्पेशल कोर्ट के पास जाना है उनमें से, ठीक है। ये रहा, तो ये रहा, ये सिंपल रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे और एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, तो हाई कोर्ट आपको स्पेसिफाई कर देगा। अगर किसी भी बंदे को, लेट से कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर को अपन पकड़ के लाए कि उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाना है, तो अगर आप चाहो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोई भी बंदा, लेट से जो क्रिमिनल में नाम लेते हैं यहाँ पे, क्रिमिनल, क्या अगर क्रिमिनल को अपन पकड़ के लाए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप चाहो तो उसको पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हो, आप चाहो तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाना कंपलसरी नहीं होता, पर आप चाहो तो मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हो, वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट के थ्रू जा सकता है। अब वो क्रिमिनल अपने मजिस्ट्रेट के पास ले गए, जो भी मजिस्ट्रेट के पास लेके गए, ठीक है ना, तो मजिस्ट्रेट उसको कुछ टाइम के लिए कस्टडी में रखेगा, फिर उसको स्पेशल कोर्ट के पास भेज देगा। तो मजिस्ट्रेट उसको कितने टाइम के लिए कस्टडी में रख सकता है? मजिस्ट्रेट उसको, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन के तक वो अपने पास डिटेन रख सकता है। अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो 7 दिन तक अपने पास उस बंदे को डिटेन करके रख सकता है, ठीक है। तो किसी भी क्रिमिनल को आप लाए, अगर मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हो, तो वो देखना है तुमको जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आपको 15 दिन तक डिटेन करके रखना है उसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन तक डिटेन करके रखना है। वही अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो 7 दिन तक डिटेन करके आप रख सकते हो, ठीक है। अब वो, और अगर आपको डिटेन, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट में भेज देना, और नहीं भाई कोई डिटेन करा ही नहीं, अगर डिटेंशन की जरूरत ही नहीं है तो डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में भेज दो, ठीक है ना। तो ये हो गया।
और जो स्पेशल कोर्ट के पास जो पावर ऐसा सेम माना जाएगा, जो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है वो स्पेशल कोर्ट के पास सेम पावर है। और इसके अंदर ये वही है कि पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद उस बंदे को मजिस्ट्रेट पे ले जाना जरूरी नहीं है, आप ले जाओ तो ले जाओ, मतलब नॉर्मल केस ही होता है मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ फिर कोर्ट में ले जाओ, पर नहीं यहाँ पर ऐसा है कि क्रिमिनल को आप डायरेक्ट कोर्ट में ले जा सकते हो इन केसेस के अंदर, ठीक है। और हाँ, अब ये वाला केस है इसके अंदर, हाँ एक ये है कि सिंपल केसेस के अंदर कि कोई भी ऐसा हो गया कि कोई भी जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट के पास कोई कंपनी का केस आया, लेट से कोई कंपनी का केस आया, वो लेट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस कंपनीज एक्ट में चल रहा है साथ में एक, तो कंपनीज एक्ट का अगर केस चल रहा है तो वो तो स्पेशल कोर्ट संभालेगी, सिंपल सी बात है। पर ये सेम कंपनी का केस मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल प्रोसेसर में चल रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेसर होता है, तुमको पता होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेसर, तो उधर भी चल रहा है। तो भाई अगर वो कंपनीज एक्ट का केस संभाल रही है ना, तो स्पेशल कोर्ट को ही बोल दो, स्पेशल कोर्ट को ही बोल दो कि क्रिमिनल प्रोसेसर वाला केस भी तू ही संभाल, क्रिमिनल प्रोसेसर वाला केस भी तू ही संभाल इस कंपनी का, तो दोनों के दोनों वही केस संभालेगा, दोनों केस वही संभालेगा, ठीक है। ये वाला केस हो गया। अब एक और चीज, अब ये जो ना अब जो स्पेशल कोर्ट है ना, इस स्पेशल कोर्ट के अंदर भी समरी ट्रायल का एक और केस डाल दिया, समरी ट्रायल का केस डाल दिया, जो फास्ट ट्रैक ट्रायल होती है कि जल्दी जल्दी निपटाओ, फास्ट ट्रैक ट्रायल, इस स्पेशल कोर्ट में भी एक और फास्ट ट्रैक ट्रायल डाल दिया कि इसको जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ, कि एक और इसके अंदर प्रोविजन है। तो कौन कौन से केस आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हो, एक इसका अलग से मोड है, जैसे अपने मर्जर पढ़ा था, फिर एक पढ़ा था फास्ट ट्रैक मर्जर की जल्दी जल्दी मर्ज कर सकते हो, वैसे ही जो पूरा का पूरा ट्रायल होना है, पूरा का पूरा प्रोसेस होना है, प्रोसीडिंग वगैरह, तो उसके अंदर भी एक और स्पेशल कोर्ट के अंदर भी एक समरी ट्रायल का प्रोविजन डाल दे, इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक ट्रायल। तो कोई भी ऐसे ऑफेंसेस है, कोई भी ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें आप अप टू मैक्सिमम 3 ईयर के लिए जेल में जा सकते हो, मैक्सिमम 3 साल तक के लिए जेल में जा सकते हो। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने ये वाला ऑफेंस करा तो आपको अप टू, लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, अप टू 3 ईयर, अप टू 2 ईयर तक ही आपको जेल में भेजा जाएगा। तो ये वाला, तो सिर्फ यही वाले जो केस हो सकते हैं ना, वही समरी ट्रायल में जा सकते हैं। अगर कहीं पे कंपनी एक में लिखा है कि ऐसा कोई आपने क्राइम करा, वो अप टू 5 ईयर तक जेल में जा सकते हो, तो ये वाला समरी प्रोसीजर में नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक ट्रायल में नहीं जाएगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, उसके अंदर पूरा प्रोसेस होगा। तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है कि अप टू 3 ईयर तक अगर आप जेल में ही भेजेंगे, आपको इतने तक ही भेजेंगे, तो आप इधर जा सकते हो। प्लस एक और कंडीशन कि कंपनीज एक्ट ने बोला 3 साल तक, कंपनीज एक्ट ने बोला 3 साल तक आपको जेल में डाल सकते हैं, 3 साल तक जेल में डाल सकते हैं, पर उसके अंदर भी 3 साल तक जेल में डाल सकते हैं, पर उसके अंदर भी जो स्पेशल कोर्ट है उसको लग रहा है कि जो मैं सजा सुनाऊंगा ना, जो मैं सजा सुनाऊंगा वो मैं मैक्सिमम 1 ईयर तक ही सुनाऊंगा, 1 ईयर तक ही सुनाऊंगा। मतलब कंपनी से बोल रहा है कि अप टू 3 साल तक डाल सकते हो, वो तो जज पे डिपेंड करता है ना, 3 में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल कितने के लिए डालना है। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि तभी समरी ट्रायल लगेगा, प्लस मतलब ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, प्लस जो स्पेशल कोर्ट का जज है उसको लग रहा है कि भाई मैं उसको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ही जेल में डालूंगा, मैक्सिमम 1 साल तक के लिए जेल में डालूंगा, तो ही उस चीज की समरी ट्रायल या फास्ट ट्रैक ट्रायल हो सकती है। अदरवाइज समरी ट्रायल फास्ट ट्रैक ट्रायल नहीं होगी, उसको नॉर्मल ट्रायल में जाना पड़ेगा। ये देखो अप टू 3 ईयर तक ही आप उस ऑफेंस को जेल में डाल सकते हो, प्लस उसको लग रहा है वो मैक्सिमम में जेल में भी 1 साल तक ही डालूंगा। पर कभी भी ऐसा लग जाए प्रोसीडिंग के दौरान की प्रोसीडिंग शुरू कर दी, उसके बाद लगा नहीं यार इसको तो मैं 1 साल से ज्यादा सजा सुनाऊंगा, तो उस केस के अंदर उसको लग जाएगा समरी ट्रायल इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसको नॉर्मल जो रेगुलर ट्रायल है ना उसके अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब ये देखो 2 स्पेशल कोर्ट है बूंदी के अंदर, तो किधर भेजेगा, जो हाई कोर्ट भेजेगा ना जिस स्पेशल कोर्ट में, उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। समरी ट्रायल जो 3 साल से कम के लिए ऑफेंस होता है उनमें लगता है, ठीक है। अब जैसे स्पेशल कोर्ट है उसको एक तरह से कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, मतलब सेशन कोर्ट माना जाएगा स्पेशल कोर्ट को, तो इसके अंदर जो भी अपील होगी इसकी स्पेशल कोर्ट के खिलाफ किसी को अपील करनी है तो वो हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। मतलब फालतू प्रोविजन, ये भी पूरा फालतू प्रोविजन है, पूरा स्किप कर दो, या मैं पॉज कर रहा हूं, तुमको पढ़ना हो तो पढ़ लो ना, नोट से पढ़ लेना, कुछ काम का नहीं है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पे चले जाता है ये उसके अंदर, कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जब भी होगा कि जो स्पेशल कोर्ट है कभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाले केस संभाल रही होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, कोड ऑफ, मतलब फालतू है कि अगर आपको ऐसा है कि कोई भी ऑफेंस ऐसा हुआ जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो सेशन कोर्ट माना जाएगा, तो स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट माना जाएगा। पर कोई भी ऑफेंस ऐसा है क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाला, जिसमें 2 साल से कम की सजा होगी, मतलब कम सीरियस है, कम सीरियस है, तो स्पेशल कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट माना जाएगा, स्पेशल कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो फालतू बातें।
अब शायद ये लास्ट ही बचा ना एडजुडिकेशन वाला, बस ये लास्ट बचा पार्ट 3। इसके अंदर भी 1-2 सेक्शन काम के हैं, फिर अपना हो गया। बस अब यही एडजुडिकेशन और कुछ जो मिसलिनियस प्रोविजन बाकी है। हाँ ये वाला ठीक है, ये एमसीक्यू इसके अंदर आ जाते हैं, ये एमसीक्यू इससे आते हैं इसके अंदर। ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा कंपनी देख के जितने भी ऑफेंसेस है वो नॉन कॉग्निजेबल, मैंने पहले ही बोल दिया था, कंपनी देख के जितने भी ऑफेंसेस है नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब आप अरेस्ट वारंट के बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट वारंट के बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट एसएफआई वाला मैंने तुमको बता दिया था, वो कर सकते हो। पर आप कॉग्निजेंस कब लोगे, मतलब कंप्लेन कौन करेगा तब आपको उसको अरेस्ट करने को ही जाएगा, कंप्लेन कौन करेगा जब आप कॉग्निजेंस लेगा, मतलब कोर्ट को किसी ना किसी को कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना कि जाके उसको अरेस्ट करके आओ, तो कोर्ट में कौन कंप्लेन करेगा अरेस्ट वारंट निकालने के लिए, अरेस्ट वारंट निकालने के लिए कौन कंप्लेन कर सकता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, आरओसी कर सकता है, पहला आरओसी, दूसरा शेयर होल्डर मेंबर मतलब वो शेयर होल्डर कर सकता है, तीसरा या फिर कोई भी बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा हुआ है, चौथा अगर कभी कोई सेबी रिलेटेड मैटर हो, अगर कोई सेबी रिलेटेड मैटर हो, जैसे कोई शेयर सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं कर रहा, कि शेयर सिक्योरिटी ट्रांसफर करने वो नहीं कर रहा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी पे नहीं कर रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फिर भी कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, तो इन केसेस के अंदर सेबी का जो भी ऑथराइज बंदा है वो भी कंप्लेन कर सकता है। तो बाकी आरओसी शेयर होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, आरओसी शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, आरओसी शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, आरओसी शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, कौन कौन बोल सकता है कि इसको अरेस्ट करके लाओ, कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट जो भी है कब कॉग्निजेंस ले सकता है, तो रिटर्न कंप्लेन करनी पड़ेगी, रिटर्न कंप्लेन करनी पड़ेगी किसको, आरओसी शेयर होल्डर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, आरओसी शेयर होल्डर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, ये बोलेंगे तब कब आपका हो सकता है। ठीक है, आरओसी शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा, आरओसी शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज बंदा। ठीक है, पर अब पर उसके अंदर रिटर्न कंप्लेंट रिक्वायर्ड नहीं है, रिटर्न मतलब, और एक सेबी वाला है कि अगर इन केसेस के अंदर सिक्योरिटी डिविडेंड केस के अंदर सेबी का ऑथराइज बंदा भी कर सकता है, पर ये एप्लीकेबल नहीं होता किस पे, कि मतलब रिटर्न कंप्लेंट रिक्वायर्ड नहीं है इन लोगों के लिए, मतलब इन लोगों के लिए। ठीक है, कि जब कंपनी खुद से एक अपने किसी ऑफिसर के लिए प्रोसिक्यूट करेगी, कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय पे केस करना चाह रही है, तो कंपनी कर सकती है, उसमें रिटर्न कंप्लेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, कंपनी मतलब डायरेक्ट कर सकती है, ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, इजीली कर सकते हो आप केस, कंपनी कभी अपने ऑफिसर को प्रोसिक्यूट कराना चाह रही है, या फिर लिक्विडेटर कोई भी एक्शन ले रहा है वाइंड अप के केस के अंदर, तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कंप्लेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन ले सकता है डायरेक्ट से। ठीक है, तो इन केस के अंदर नहीं होता। ठीक है, और कभी लेट से आरओसी ने कोर्ट में कंप्लेन करा, आरओसी ने कोर्ट में कंप्लेन करा, तो कोर्ट में पार्टीज को बुलाया जाता है ना, बाद में दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है अपना अपना पक्ष रखने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, कि दोनों वाद विवाद करो यहाँ पे आकर। ठीक है ना, मतलब अपने अपने जो भी फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे रखो। तो क्या आरओसी को भी कोर्ट में आना कंपलसरी होगा, जिसने भी कंप्लेन करी, आरओसी हो गया, कौन कौन, आरओसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी, इनको कोर्ट में आना जरूरी होगा? नहीं, इनको कोर्ट में आना जरूरी नहीं होगा। अब ये देखो, यहाँ पे केस ऐसा आया था कि एक डायरेक्टर था, उसने कोई फ्रॉड करा था, वो न्यूज़पेपर में आया, ये चीज न्यूज़पेपर में आई, किसी ने भी कंप्लेन नहीं करी थी उसके खिलाफ, तो पर न्यूज़पेपर में कोर्ट ना था, कोर्ट का जो भी जज था, कोर्ट का जज, उसने खुद ने न्यूज़पेपर पढ़ा और खुद ने ही कॉग्निजेंस ले लिया ऑफेंस का, कि नहीं मैं इसको जेल में डालूंगा, खुद ने कॉग्निजेंस ले लिया। क्या वो सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? नहीं ले सकता सर, कंप्लेन आपको आरओसी शेयर होल्डर या सेंट्रल गवर्नमेंट से ली होगी, जज खुद से ये वाला केस कंप्लेन आगे नहीं बढ़ा सकता, जज खुद से ये काम नहीं कर सकता। शेयर होल्डर कंप्लेन कर सकते हैं, डिविडेंड नहीं दिया, कॉग्निजेंस नहीं करा उसके लिए, पर एम्प्लॉय थोड़ी ना कर सकती है कि इलीगल ट्रांसफर कर रहे हो सिक्योरिटी का, एम्प्लॉय ना है क्या? बैटरी खत्म हो गई वापस से। यहाँ पर एम्प्लॉय दिया हुआ है क्या? वर्ड नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने बोला आरओसी शेयर होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बंदा। ठीक है, और बाकी से भी ये ले सकते हैं। अब एक सर मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, ये क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आ भी जाता है कभी बार एग्जाम में, एक आधा एमसीक्यूज का, बहुत सिंपल है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को लड़ाई झगड़े नहीं करने होते, कोर्ट वाले प्रोसीजर नहीं संभालने होते, इतने बड़े बड़े कोर्ट वगैरह में नहीं जाना होता झंझट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मीडिएशन कंसिलेशन पैनल बना देती है, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल बना देती है। इसका काम क्या है कि दो लोगों के बीच में, ऐसा नहीं होता है, एक होता है कि दो लोगों के बीच में एक सुलह करने वाला आदमी, सुलह करवाने वाला आदमी, कोई इन पे जजमेंट थोपेगा नहीं। जैसे कोर्ट क्या होती है, कोर्ट तो ऑर्डर देता है, बात खत्म, मैंने बोला जो खत्म, कोर्ट क्या बोलेगा, मैंने बोला वो फाइनल है, बात खत्म, बस हो गया खत्म, अब इसके बाद कुछ नहीं। पर मीडिएशन कंसिलेशन के अंदर कुछ बंदे बैठे होते हैं समझदार, वो एक
फ्रेंडली तरीके से, वो फ्रेंडली तरह से कि जिसपे इसको भी भरोसा है, इसको मिस्टर ए को भी और मिस्टर बी को भी, इस दोनों को भरोसा है कि यहाँ पर जो बंदा बैठा है ना, गुरु है, बहुत बढ़िया इंसान है, ये अच्छे से मैटर सुधारेगा, ये अच्छे से हमारा मैटर सॉल्व करेगा। तो बड़े प्यार भरे तरीके से दोनों को बुलाता है, दोनों से पूरी आपसी बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, दोनों को एक दूसरे से मिलाता है, अच्छे वाले बीच के रास्ते मिलाता है कि भाई अच्छी बात है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं बढ़ा, तुम इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लो, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो अगर ये दोनों एग्री हो गए उसकी बात से, तो बात वहां पे खत्म कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो मीडिएशन कंसलेशन पैनल भी होता है कि फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, बिल्कुल प्यार से बैठो, समझौता कराने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे नहीं होता क्या कभी भी दोनों भाई की लड़ाई हो गई, छोटे छोटे भाई लड़ रहे थे, ये चॉकलेट मैं खाऊंगा, चॉकलेट मैं खाऊंगा, तो बीच में पापा या मम्मी होते कि चलो तुम्हारी सुलह मैं कराता हूँ, चॉकलेट कौन खाएगा, आधी आधी दोनों को दे देते, फिर उस तरह का मामला यहाँ पे, कोई कोर्ट वाला जैसा नहीं सिस्टम। तो वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्सपर्ट को बिठा के रखता है इस पैनल के अंदर। तो अब कभी भी कोई प्रोसीडिंग हो रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीच में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रिब्यूनल में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, किसी में भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो या तो ये जो पार्टीज है ना, वो पार्टीज खुद से भी बोल सकती है कि हमको अब मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल में भेज दो, उधर से अपना केस सॉल्व करेंगे, या फिर ये लोग सुमोटो, मतलब जो ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, ये सुमोटो खुद भी अपने हिसाब से इनको मीडिएशन कंसिलिएशन में चले जाएगा, तुम उधर जाके अपना केस सॉल्व करो, तुम उधर जाके अपना केस सॉल्व कराओ। तो मतलब जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उस केस के अंदर वो चाहे तो वो ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल वगैरह उसको सुमोटो को वहां पे भेज देगा, तुम जाके उधर सॉल्व कराओ, या फिर उन पार्टीज खुद से प्रपोज करेगी कि हमको उधर जाना है, पार्टीज खुद से प्रपोज करेगी हमको उधर जाके केस सॉल्व कराना है। ठीक है ना, ये केस हो गया। और वो जो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही वो केस अब मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल के पास आया, मीडिएशन कंसिलिएशन को 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर उस केस को सॉल्व करना पड़ेगा, उस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो एनसीएलटी अलाउ है सुमोटो ट्रांसफर करने के लिए भी केस को, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, चलो सिंपल है। फालतू पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की। फालतू पॉइंट है, कंपनी प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि सर जो भी प्रोसिक्यूटर, मतलब तुम मान लो लॉयर, मान लो लॉयर, कि ऐसे नहीं होती पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तुमने वर्ड सुना होगा, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे लोगों के लिए केस लड़ते हैं, पब्लिक के बिहाफ पे कम पैसे लेते हैं, वो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं कि पब्लिक गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है कि तुम गरीबों से पैसे मत लो और इनका केस लड़ो या कि कम पैसे लो, तो वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो पब्लिक के बिहाफ पे केस लड़ते हैं खुद से, कि लोगों को कोई भी हानि ना हो, कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहुंच जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई केस लगता है कि गवर्नमेंट वर्सेस कोई भी कंपनी का केस हो रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो केस लड़ता है वो लॉयर। तो वैसे ही कंपनी का केस लड़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी प्रोसिक्यूटर हो गया, कंपनी प्रोसिक्यूटर हो गया। ठीक है, और ये वो फालतू कैसे फालतू चीज है कि कभी भी ऐसा हो गया अगेंस्ट द एक्विटल, मतलब ऐसा हो गया कभी भी कोई एनसीएलटी गवर्नमेंट, एनसीए कभी भी किसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है, ये पर्सन गिल्टी नहीं है, कभी कोर्ट ने फैसला सुनाया ये पर्सन गिल्टी नहीं है, ये पर्सन गिल्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वाले पब्लिक कंपनी प्रोसिक्यूटर को बोल सकती है कि नहीं तू वापस से केस कर इस पे, वापस से केस कर इस पे, मेरे को इस पे डाउट है ये गिल्टी है, मेरे को इसको डाउट है ये गिल्टी। ठीक है ना, वो अपॉइंट कर सकती है। फालतू पॉइंट है। जो भी फाइन मिलेगा, जो भी कोर्ट से फाइन पेनल्टी मिलेगा, किसी भी बंदा फाइन पेनल्टी वसूल करते हैं अपन, वो फाइन कहाँ पर यूज होगा, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग की, एनसीएलटी की भी तो कुछ कॉस्ट लगती है कि भाई जज को सैलरी देना पड़ता है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो जो भी कोर्ट ऑफ कॉस्ट लग रही है प्रोसीडिंग की, वो फाइन उसमें यूटिलाइज होगा। या फिर जिसने इन्फॉर्म करा था उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड नहीं होता इन्फॉर्मर को कि अपन उसको बताते तूने बताया इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो ये ले थोड़ा बहुत रिवॉर्ड तू रख ले, ऐसा। ठीक है, अब कभी भी आपको फाइन पेनल्टी डिसाइड करनी है, किसी में भी फाइन पेनल्टी वगैरह डिसाइड करनी है, तो क्या क्या फैक्टर डिसाइड करके आप फाइन लगाओगे कंपनी पे, कि उसको पनिशमेंट कितना देना है, फाइन कितना लेना है, जेल में कितना डालना है। तो भाई कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सा बिजनेस कर रही है, हो सकता है चरस गांडे का बिजनेस कर रही हो, गन्स का बिजनेस कर रही हो, तो ज्यादा फाइन लगाएंगे, ज्यादा जेल में डालेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट को कितना हार्म हुआ है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कि भाई कितना भयंकर वाला डिफॉल्ट करा था उसने। रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कि कितनी बार बार डिफॉल्ट करा है, एक बार समझाता तो भी बार बार डिफॉल्ट करा है, दूसरी बार समझाता तो भी बार बार डिफॉल्ट करा है, कितनी बार करा था। इन्वेस्टर को कितना लॉस हुआ है। तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखकर, ये सारे फैक्टर ध्यान में रखकर उसको पनिशमेंट करा डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, फाइन डाला जाएगा। ठीक है।
लेसर पेनल्टी फॉर स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूस कंपनी, गलती से आ जाए तो बात अलग है, देख लो, मतलब आ भी सकता है, वैसे कुछ नहीं। कुल मिला के कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी गलती अगर ओपीसी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब छोटी छोटी कंपनी, ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर, ओपीसी स्मॉल स्टार्टअप प्रोड्यूसर, इन्होंने कोई भी गलती करी है तो चाहे कंपनीज एक्ट ने बोला इन पे 5 लाख का फाइन लगेगा, तो भी इन छोटी कंपनियों पे बहुत कम फाइन लगेगा, मैक्सिमम 2 लाख का फाइन, और मैक्सिमम जो ऑफिसर है उस पे 1 लाख का फाइन, मतलब कंपनी पे 2 लाख का फाइन, ऑफिसर पे 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम इतना ही लगा सकते हो इन वाली कंपनीज पे, बात खत्म। ओपीसी स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, मैक्सिमम इतना। हाँ, ये वाला एक अकेला सेक्शन बचा है, उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया, ऐसे भी ये सेक्शन एक अकेला बचा। अब ये देखो, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, कभी भी किसी पे पेनल्टी लगानी, कभी भी किसी पे पेनल्टी लगानी है तो पेनल्टी कैसे लगाई जाएगी? डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि पेनल्टी का डायरेक्ट ही बोल दे ये तेरे पे पेनल्टी 1 करोड़ रुपए भर दे, नहीं, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा उसका, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा उसका। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पहले तो एडजुडिकेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, एओ जिसको अपन बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑफिसर, जो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आरओसी के नीचे वाला बंदा नहीं हो सकता, मतलब ये जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है ना, वो आरओसी के नीचे वाला बंदा नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम कम से कम आरओसी होगा, वही पेनल्टी लगा सकता है, आरओसी के नीचे वाला बंदा पेनल्टी नहीं लगा सकता। तो अब लेट से आरओसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को अपॉइंट करा कि तो उस पर पेनल्टी लगा, पूरा का पूरा केस सुन समझ और उस पर पेनल्टी लगा। तो सबसे पहले आरओसी को लगा कि इसने कोई क्राइम करा है, इसने कोई डिफॉल्ट करा है, वैसा कुछ भी करा है, ठीक है ना, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, वो सब करा है। तो सबसे पहले आरओसी ना उस कंपनी को, XYZ लिमिटेड को, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हमेशा देना ही पड़ेगा कि भाई ये देख, वो मतलब कुल मिला के नोटिस इशू करेगी उसको, नोटिस जिसको अपन बोलते हैं शो कॉज नोटिस, SCN, शो कॉज नोटिस इशू करेगी कि भाई ये देख, हमको पता पड़ा है तूने ये वाला क्राइम करा, ये वाली गलती करी है, और अब हम तेरे पे ये वाला फाइन पेनल्टी लगाने वाली, ये वाला फाइन पेनल्टी लगाने वाले। तो वो SCN भेज देगी उसको ईमेल पे, SCN भेज देगी उसको ईमेल पे, और उसी नोटिस में लिख देगी कि तुझे मैक्सिमम कितने टाइम में रिप्लाई करना है, मैक्सिमम कितने टाइम में रिप्लाई करना है। पर मैक्सिमम कितना टाइम आप दे सकते हो उसको रिप्लाई करने के लिए? 15 to 30 डेज, 15 to 30 डेज के अंदर उस सामने वाली कंपनी को रिप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आरओसी ने कंपनी को भेजा शोकोस नोटिस, आरओसी ने कंपनी को भेजा शोकोस नोटिस, उसमें उसको 15 से 30 दिन के अंदर उस कंपनी को रिप्लाई करने का टाइम लेके दे सकता है, और वो चाहे तो वापस से, मतलब आरओसी चाहे तो उसको एक्स्ट्रा 30 डेज और दे सकता है, एक्स्ट्रा 15 डेज, सॉरी एक्स्ट्रा 15 डेज और दे सकता है, अगर कोई सफिशिएंट रीजन हुआ, किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई, किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई, तो वो एक्स्ट्रा 50 डेज और दे देगा, एक्स्ट्रा 50 डेज और दे देगा। अब उसने शोकोस नोटिस का जवाब दिया, सामने वाली कंपनी ने शोकोस नोटिस का जवाब दिया कि मेरे पे पेनल्टी क्यों नहीं लगानी चाहिए, मेरे पे पेनल्टी क्यों नहीं लगानी चाहिए। अब उसके बाद 2 केस हो सकते हैं, उसके बाद 2 केस हो सकते हैं कि जैसे ही उसका रिप्लाई आया 15 से 30 दिन का जो टाइम दिया प्लस 15 दिन में जो भी जब भी उसने टाइम दिया, तो अब उसके बाद 2 केस हो सकते हैं कि आरओसी को लगा कि यार उसके बंदे को ना, उस कंपनी के ऑफिसर वगैरह है, उससे एक बार पर्सनली मिल लेना चाहिए, उसकी पर्सनल अटेंडेंस कंपलसरी, उससे मिल के बातचीत कर लेनी चाहिए, उससे पर्सनल अटेंडेंस उसी चाहिए, या फिर उसकी नो पर्सनल अटेंडेंस, या फिर पर्सनल अटेंडेंस नहीं चाहिए। 2 केस हो सकता है, या तो उसको पर्सनली बुला के एक बार बातचीत कर लो, पर्सनल अटेंडेंस रखानी उसकी, या फिर पर्सनल अटेंडेंस नहीं लगानी, ये 2 केस होता है। फिर उसके बाद बातचीत होगी और फाइनली ऑर्डर पास हो जाएगा, फाइनली ऑर्डर पास हो जाएगा। पर आप आरओसी कितने टाइम में ऑर्डर पास करेगी? तो भाई ये ना ICAI ने बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला, MCA ने बहुत पागल है। आरओसी कितने टाइम में ऑर्डर पास करेगी भाई? अगर उस बंदे को आपने पर्सनल अटेंडेंस के लिए बुलाया था, पर्सनल अटेंडेंस के लिए बुलाया था, तो 90 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, 90 डेज फ्रॉम, 90 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ, फ्रॉम द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, जब आपने शो कॉज नोटिस को इश्यू करा था उससे 90 डेज, जब आपको पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो अब आरओसी फाइनली ऑर्डर कब पास करेगी, मतलब ऑर्डर की टाइमलाइन क्या, आरओसी की पेनल्टी लगानी नहीं लगानी, कितने की लगानी। तो पर्सनल अटेंडेंस में अगर आपने उस बंदे को बुलाया था तो 90 दिन का टाइम दिया, 90 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, जो आपने यहाँ पे शो कॉज नोटिस इश्यू करा था उससे 90 डेज, उससे 90 डेज के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है। और अगर पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर 60 डेज, 60 था ना, सॉरी 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम रिप्लाई डेडलाइन, फ्रॉम
रिप्लाई डेडलाइन, फ्रॉम रिप्लाई डेडलाइन, 30 डेज फ्रॉम रिप्लाई डेडलाइन, कि यहां पर जो भी उसको डेडलाइन दी थी ना शोकोज नोटिस के रिप्लाई करने की, शोकोज नोटिस को रिप्लाई करने की जो भी डेडलाइन दी थी, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, उससे 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। मतलब आपने उसको अगर पर्सनली नहीं बुलाया, उस बंदे को नहीं बुलाया, तो ठीक है जल्दी काम निपटाओ, जल्दी काम निपटाओ, 30 दिन के अंदर जब काम निपटा दो, उसको बुलाया तो है नहीं, जल्दी काम निपटाओ। जैसे उसका रिप्लाई की डेडलाइन थी, जैसे उसके रिप्लाई की डेडलाइन थी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल ऑर्डर पास कर देना है। पर नहीं, उसको पर्सनली बुलाया तो 90 डेज की डेडलाइन थी, तो 90 डेज की, पर 90 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, इश्यू, और यहाँ पर जो था 30 डेज फ्रॉम जो रिप्लाई की डेडलाइन थी। तो यहाँ पे आईसीए ने थोड़ा पागलपंती कर दी, मतलब एमसीए ने पागल हरकुची कर दिया, वो ठीक है, पर ये है ठीक है, बस मेन प्रोविजन अपना यही था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी एडजुडिकेशन ऑफिसर, और वो भी आरओसी के नीचे वाला बंदा नहीं होगा, पर वो ये कि उसको पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, नोटिस इशू करना पड़ेगा, उसको बोलने का मौका दो कि क्यों आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाए। इस पे शायद कभी आ जाए, एमसीक्यू तो आ जाए कि कभी भी आप पेनल्टी नहीं लगाओगे दो केसेस के अंदर। डिफॉल्ट करा आपने 92 और 137 में, मतलब या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, इनमें से कोई दो केस है, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा। और एओ ने नोटिस इशू कर दिया था, एओ ने नोटिस इशू कर दिया था कंपनी को कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, उसने नोटिस इशू कर दिया था। और नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर या फिर उसके पहले ही, 30 दिन के अंदर अंदर या फिर उसके पहले ही कंपनी ने रेक्टिफाई कर दी अपनी गलती, 30 दिन में मतलब गलती एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई कर दी, एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया। तो अगर ऐसा केस है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होगा सर अपना इसके अंदर, मतलब वो ये मैंने पूरा का प्रोसेस बता दिया कि ईमेल पे सबसे पहले शोकोज नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, और सामने वाला रिप्लाई करेगा कि उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। उसको मैक्सिमम टाइम सामने वाली कंपनी को कितना रिप्लाई का टाइम देंगे, 15 से 30 दिन के अंदर, जब भी उसको नोटिस मिला, जब उसको नोटिस मिला उस डेट से, ठीक है। और 15 दिन का अपन एक्सटेंशन और दे सकते हैं उनके अंदर। एससीएन में अपन बताएंगे कि आपने कौन सा डिफॉल्ट करा है, क्या पेनल्टी लग सकती है उसके अंदर, वो सब बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अपन चाहे तो उसको पर्सनली बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर बुलाया है तो आपको फाइनल ऑर्डर कब पास करना पड़ेगा, 30 दिन 90 डेज के अंदर फ्रॉम इश्यू ऑफ शोकोज नोटिस। अगर नहीं बुलाया तो 30 डेज फ्रॉम द रिप्लाई डेडलाइन, ठीक है। और जब आप उसको बुलाओगे, तो उसको ना बुलाने के लिए कम से कम आपको, मतलब सॉरी बुलाना है, अगर आपको उसको बुलाना है तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर ही बुला लेना है। जैसे ही उसने रिप्लाई दिया, जैसे ही उसने यहाँ पर रिप्लाई दिया शोकोज नोटिस का, जैसे ही उसने आपको रिप्लाई दिया, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही आप बुला सकते हो। मतलब उसको बोल देना, उसको नोटिस इशू कर देना कि 10 दिन के अंदर अंदर के ही आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा कि मुझे तेरे को बुलाना है, मुझे तेरे को बुलाना है। तो उसका जैसे ही रिप्लाई आ जाए, उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू करना है कि मुझे तुझे बुलाना है, ठीक है। और बाकी वो ये कि ऑर्डर आपको कब तक पास करना है, फाइनली 30 दिन या 90 डेज पर। हालांकि ये है कि अब जनरली डेडलाइन दे दी कि आपको 30 दिन 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास करना है पेनल्टी लगाने का, पर ठीक है आप चाहो तो डिले कर सकते हो, रीजन लिख लेना, बस रीजन लिख लेना। ऐसा नहीं कि आपने डिले करा तो आपका ऑर्डर ही इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, इस केस में ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा। एनसीएलटी वाला केस पड़ा था, वहां पे ऑर्डर इनवैलिड कर देते अगर डिले हुआ तो, यहाँ पे ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा अगर डिले हुआ तो, ठीक है। और ऑर्डर को साइन करना है, फलान डिगरा करना है, और साथ में वो ऑर्डर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको भेज देना, एमसीए की वेबसाइट पर भी लगा देना, ये ऑर्डर हमने पास करा। वो आप पावर होती है कि आप किसी बंदे को समन कर सकते हैं, फालतू बातें हैं। अगर सामने वाले बंदे ने शोकोज नोटिस का रिप्लाई नहीं करा, फालतू बात है, सामने वाले बंदे ने शोकोज नोटिस का रिप्लाई नहीं करा तो क्या करेगा, तो बंदा एक्स पार्टी जजमेंट पास कर देगा। मतलब वो खुद से ही देख लेगा, जो आरओसी है ना खुद से देख लेगा कि क्या केस है, कंपनी कितनी बड़ी है, इन्वेस्टर को कितना लॉस हुआ है, उस हिसाब से खुद से ही पेनल्टी लगा देगा। हाँ, अब ये जरूर आ सकता है एमसीक्यू में कि जो पेनल्टी है वो एमसीए के पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन पे करनी है, और वो पेनल्टी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के फंड में जाएगी। वो पेनल्टी किस में जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। वो पेनल्टी किस में जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, ठीक है। और ये भी इतना कोई काम करनी, इससे आना नहीं है कि कभी भी जो आरओसी ने, लेट से जो भी एडजुडिकेशन ऑफिसर है, उसने कोई ऑर्डर पास करा, उसके खिलाफ अपील कर सकते हो क्या, कौन कर सकता है उसके खिलाफ अपील, हाँ भाई कर सकते हो, रीजनल डायरेक्टर को अपील कर सकते हो विथ इन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ए ऑर्डर। जैसे एडजुडिकेशन ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, उसके आपको मिला, उसके 60 दिन के अंदर आप रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। पेनल्टी अगर छोड़ दो, आएगी एग्जाम में थोड़ी बहुत आएगी, पर तुम याद नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा होती है पेनल्टीज। अब ये क्वेश्चन यही आया, एडजुडिकेशन बिफोर इंपोजिंग पेनल्टी एडजुडिकेशन ऑफिसर ने शोकोज नोटिस इशू करा 15 जुलाई को, तो अब कब तक फाइनल डेडलाइन है उसकी, वो तुम ऐड कर लेना, ठीक है। कि मतलब रिप्लाई कब तक करना है उसको, तो रिप्लाई उसको वो ये 15 से 30 दिन में करना है, तो 15 से 30 दिन में करना है,
और आप चाहो तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसको 15 दिन और बढ़ा सकते हो, तो जो भी फाइनल डेट आएगी वो बता देना, ठीक है। पहले ये देख लो पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट की, अब ये वाला फिर भी आ सकता है कि ये वाला है, या चलो ऊपर वाले देख लो पहले। अब कुछ नहीं है, जो सेम अपन ने जो पढ़ाना है एडजुडिकेशन की पेनल्टी कैसे लगेगी क्या लगेगी वो सारा आजकल कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अब ये अमेंडमेंट है कि अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, ई प्लेटफॉर्म लगा दिया, सब कुछ ऑनलाइन होगा, किसी को बुलाना वगैरह भी ऑनलाइन होगा, कि ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कराओ, सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ, बस और कुछ नहीं, ई प्लेटफॉर्म बना दिया है कि पूरा काम ऑनलाइन हो, कुल मिला के करप्शन कम हो, सीधी बात है, इसलिए ऑनलाइन कर दिया इसको। तो जितनी भी अब नई प्रोसीडिंग्स होगी सारी की सारी, जितनी भी नोटिस इशू करना, रिप्लाई करना, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। जो पोर्टल बनाया एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म उसी पे होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर। पर जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग है, जो पहले से चल रही है जो प्रोसीडिंग, क्या उसको भी ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे? नहीं, उसको ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करेंगे, जो उसका एग्जिस्टिंग रूल है वो उसी के हिसाब से लेंगे, जो एग्जिस्टिंग चल रही है उसको एग्जिस्टिंग ही चलो। और नोटिस कैसे इशू करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, नोटिस वगैरह कैसे इशू करना है, वो ईमेल एड्रेस जो भी आपके पास अवेलेबल है सामने वाले बंदे का उस पे जाएगा। और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके पास लास्ट एड्रेस जो है ना उस बंदे का, उस पर पोस्ट कर दो, डाक भेज दो, नोटिस वगैरह इन सब के लिए, ठीक है। तो ईमेल करो, ईमेल अवेलेबल नहीं है तो पोस्ट भेज दो। और अगर आपके पास कोई एड्रेस भी नहीं है, उसका एड्रेस भी नहीं है आपके पास, तो भाई आपके पास अगर एड्रेस भी नहीं है तो आप आपका जो प्लेटफॉर्म है ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म, एक तरह की वेबसाइट है, उस पे उस नोटिस को अटैच कर दो। तो ऐसा मान लिया जाएगा वो नोटिस आपने सामने वाली कंपनी को दे दिया है, क्योंकि अब आपको एड्रेस भी नहीं है, ईमेल भी नहीं, तो कैसे दे? हमारी वेबसाइट पे लगा रहे, अब तुमको देख लेना, तुमको देख, ठीक है। पर कभी भी आप पोस्ट पे फिजिकली भेजो ना ये एड्रेस, तो आपको वो मतलब, क्योंकि आप पोस्ट से फिजिकली भेज रहे हो, मतलब वो चिट्ठी नोटिस वगैरह, तो उस नोटिस को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी चढ़ा देना कि मैंने ये वाला नोटिस उसको फिजिकली भेजा, ठीक है, ठीक है। पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। अब कोई बंदे को अपन ने समझा दिया, बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, इतनी बार समझा दिया, बार बार सेम तरह का डिफॉल्ट कर रहा है, बार बार सेम तरह का डिफॉल्ट कर रहा है। अगर आप बार बार सेम तरह का डिफॉल्ट कर रहे हो विद इन 3 ईयर, मतलब आपने एक से ज्यादा बार वो सेम डिफॉल्ट कर दिया विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर ही आपने वापस से सेम डिफॉल्ट कर दिया। एक बार डिफॉल्ट हुआ अपन ने उसको, ठीक है, पेनल्टी लगाई जो लगानी थी। अब वापस 3 साल के अंदर वो सेम डिफॉल्ट वापस से कर दिया 3 साल के अंदर अंदर ही, तो वो रिपीटेड डिफॉल्ट कहलाएगा। एक बार डिफॉल्ट करा, वापस से 3 साल के अंदर अंदर वही डिफॉल्ट कर दिया, तो भाई तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम पे जो भी पेनल्टी लगती थी उसकी ट्वाइस पेनल्टी हम तुम पे लगाएंगे। अगर कंपनी से बोलता था 2 लाख की पेनल्टी लगानी चाहिए, हम उसको ट्वाइस करके तुम पे 4 लाख की पेनल्टी लगाएंगे, तुम पे ट्वाइस पेनल्टी लगाएंगे। तो कभी भी रिपीटेड डिफॉल्ट कराइए, एमसीक्यू में आ सकता है, आप लिख लो, मेरे हिसाब से आ सकता है ये वाला, कि कभी भी रिपीटेड डिफॉल्ट करा, कि अभी डिफॉल्ट करा था उसके 3 साल में वापस से डिफॉल्ट कर दिया, वापस से डिफॉल्ट कर दिया, तो भाई तुम पे जो भी पेनल्टी उसकी ट्वाइस पेनल्टी हम लगाएंगे। डन सर, ये चैप्टर हुआ सब, ठीक है। तो देखो मेरे को लग रहा है कहीं हो भी सकता है मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया हो, पर सारे रीजन दे दिए मैंने तुमको। मेरे पास भी डेडलाइन है 30 से 40 घंटे में कंप्लीट कराना है, वरना मैं खींच दूंगा 100-150 घंटे की क्लास, पागल हो जाओगे, क्या सेंस है, इस फॉर्म में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। पढ़ो आराम से, एक बार क्लास देखो, एक बार नोट्स पढ़ो, हो जाएगा। और 50 मार्क्स लाने इतना लोड मत लो। और आईबीएस के हिसाब से भी सब पढ़ लिया अपन ने। अब गलती से अगर तुमको उस वक्त याद नहीं आए कुछ, तो उस वक्त तो बुक होगी ना, खोलो और लिखो आंसर, समझे? तो इतना ही इसको टाइम देना, इससे ज्यादा मत देना। बाकी 6 सब्जेक्ट पढ़िए, उतना दिमाग लगाओ। बाकी तुम मेरे से अभी ऑडिट पढ़ोगे ना सीए फाइनल की, तब पता पड़ेगा, फिर तुम खुद बोलोगे अरे सर हो गया, अरे सर याद हो गया, अरे सर रिवाइज हो गया, अरे सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं नहीं बढ़ूंगा उस वक्त, समझाता रहूंगा, खून में डालूंगा उस वक्त चीजें, ठीक है। पर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं, ठीक है। चलो सर डन, बाकी तो मिलते हैं अपन अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय, सी यू।